हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री का। उसमें हम थर्ड 3.3 जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर कर रहे हैं। 3.3 आपको पेज नंबर 17 में मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में। 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द रेबल्स। हम ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1848 का रेवोल्यूशन, रेबल्स ने क्या किस तरह का रेवोल्यूशन किया, या मिडिल क्लास ने किस तरह का रेवोल्यूशन किया, या क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फर्स्ट वेव ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, पहली वेव क्या थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। देखिए सीधी सी बात सुनिए, अब तक आपने जितना भी पढ़ा आपने पढ़ा कि किस तरह से सभी रिवोल्ट कर रहे थे। पुअर जो फार्मर्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई थी इसलिए कर रहे थे, या टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा, लेकिन आपने अब जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि मिडिल क्लास के लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे। उनको लगा कि जब सभी रिवोल्ट कर रहे हैं, पुअर अपने लिए रिवोल्ट कर रहे हैं, पीजेंट्स अपने लिए रिवोल्ट कर रहे हैं, वर्कर्स अपने लिए रिवोल्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब वो क्या चाहते थे? वो पीजेंट्स की तरह और पुअर की तरह गरीब नहीं थे ना। जो लिबरल क्लास थी वो एक इंडस्ट्रियल क्लास थी, वो एक प्रोफेशनल क्लास थी, बिजनेसमैन थे, वो उनके पास पैसा था। लेकिन वो चाह क्या रहे थे? याद कीजिए, पिछली जो मैंने वीडियो बताई थी उनमें आपको बताया था कि वो लोग जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी जितनी जो उन्हें बाय बर्थ जो उन्हें पावर मिली हुई थी, जो कुछ स्पेशल अटेंशन उन्हें मिलती थी रॉयल फैमिली के लोगों को, वो वैसा चाह रहे थे कि उन्हें भी या तो वैसी मिले या उनकी भी रिड्यूस कर दी जाए। ठीक है, तो उनकी जो पहली डिमांड थी किनकी? लिबरल्स की। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स थे पढ़े लिखे, एजुकेटेड, इंडस्ट्री वाले लोग, या अदर जो प्रोफेशन करते हैं, पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोग जो थे वो राइबल्स थे। ठीक है, अब रिबल्स ने क्या, उनका पहली डिमांड क्या थी? उनकी पहली डिमांड ये थी कि किसी भी तरह से मोनार्क सिस्टम को हटाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली नेशनल यूनिफिकेशन लाई जाए। क्यों चाहते थे वो ऐसा? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि वो ट्रेडर्स थे, और क्योंकि मोनार्क सिस्टम के चलते उनकी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। वो जो ट्रेडर्स का ग्रुप बनता था, एक एसोसिएशन बनती थी, वो नहीं बन पा रही थी। और ट्रेड्स के ऊपर बहुत सारे क्या थे, टैक्सेस लगे थे, जिसके कारण उन्हें बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, तो पहला उनका मांग यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने और जो उनका देश था वो नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए, वो एक हो जाए। ठीक है, अच्छा, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन अनरेस्ट टू पुश their demand for the creation of nation state of पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। सबसे पहली डिमांड यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है, पार्लियामेंट्री वे से सब कुछ चले। दूसरा क्या था? प्रेस को फ्रीडम चाह रहे थे वो। प्रेस को फ्रीडम का मतलब था कि सभी बातों को फ्री होकर कहा जा सके, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना रहे। एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन में बता चुकी हूँ ना कि ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन होती है जिसके अकॉर्डिंग वो ये तय करते हैं कि किसी चीज़ का क्या रेट लेना है, क्या करना है। ठीक है, वो बनाने की भी मांग कर रहे थे वो, क्योंकि मोनार्क सिस्टम में ये नहीं बन पा रही थी। इन द जर्मन रीजन अ लैंग्वेज नंबर ऑफ a large number of political association whose member were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। अब क्या हुआ कि जर्मन रीजन में फ्रैंकफर्ट एक सिटी थी, वहाँ पे इकट्ठे हुए। और उस फ्रैंकफर्ट में भी कहाँ पे इकट्ठे हुए? एक सेंट पॉल चर्च था, वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे, और उसका नाम दिया गया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उस असेंबली का नाम दिया गया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रैंकफर्ट एक जगह थी, वहाँ पे सभी मिडिल क्लास इकट्ठे हुए। मिडिल क्लास कौन थे? प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, आर्टिशियंस थे बड़े अच्छे अच्छे। वो फ्रैंकफर्ट एक जगह थी, वहाँ पे इकट्ठे हुए 18 मई 48 को। ठीक है, 18 मई 48 को लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हो, जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा था। ठीक है, 18 मई 1848, 18 मई 1848 में वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए। सभी कितने? लगभग 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए थे वो इकट्ठे हुए उस फेस्टिवल में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी इसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इंसिडेंट बताइए। ठीक है,
अब वहाँ जब इकट्ठे हुए तो वहाँ पर्शिया के राजा भी थे, क्या नाम था उनका, फेडरिच विलियम फोर, ठीक है, वो पर्शिया के राजा भी वहाँ थे। और उस सभा में, उस असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हो अमेंडमेंट दिया गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल एक सलाह दी गई, ठीक है। ये कहा गया कि मोनार्क बना रहे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार को चलाए, ठीक है, इस तरह की बात उसमें कही गई, ठीक है। सरेआम ये कहा गया कि मोनार्क यानी जो राजा हैं, जो राजा वहाँ पे कौन थे उस टाइम पे राजा थे फेडरिक विलियम फोर। तो फेडरिक विलियम फोर जो थे वो बने रहे, वो अपना काम करते रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम करें, ये वो लोग चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे? मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। अब मिडिल क्लास के लोग जब ये चाह रहे थे तो जो इन्होंने ये बिल पास किया, जो उन्होंने ये असेंबली में बैठकर ये एक कह सकते हो कि एक चार्टर साइन किया, उसके बाद उसको जो है, वो जो राजा थे वहाँ के मोनार्क, क्या नाम था उनका, फेडरिक विलियम, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार भी करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने उसमें सरेआम जो है उस चीज़ का विरोध किया, उस चीज़ लोगों को प्रेशर देना शुरू कर दिया, लोगों को मारने लगे। बड़ी संख्या में जो आप कह सकते हो कि जो ये लिबरल थे, ये जगह छोड़कर भाग गए, ठीक है। इनको ज़बरदस्ती अरेस्ट किया जाने लगा, इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाने लगा। अब यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि जो ये इशू उठा, ये लिबरल सिर्फ अपने आप को रॉयल फैमिलीज़ के या जो अमीर उनके लोग थे उनके बराबर समझने के लिए कर रहे थे, न कि विमेंस को या आम लोगों को भी अपने बराबर रखने के लिए। आप विमेंस का आइडिया इस बात से लगा सकती हैं कि वहाँ जब असेंबली हो रही थी, ठीक है, उसमें फ्रैंकफर्ट में जब असेंबली हो रही थी, जब इलेक्शंस हो रहे थे, जब बातें चल रही थी उन 831 पीपल्स के बीच में, तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में जो सेंट पॉल चर्च में थी, वहाँ विमेंस को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी। विमेंस वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर, वो सिर्फ देख सकते थे और एक साइड में विजिटर्स की तरह विजिटर गैलरी में खड़े होकर इन सब बातों को देख रही थी। उन्हें राइट नहीं था कि वो क्या करे, जाकर कुछ बोल सके। उन्हें तो सिर्फ लिबरल क्लास ने इसलिए इकट्ठा लिया था ताकि स्ट्रेंथ बढ़ सके और प्रेशर पड़ सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में भी अगर हम कहें बात ब्रिटेन की, ठीक है, अगर हम इंग्लैंड की बात भी करते हैं ना, तो 1828 में इंग्लैंड में विमेंस को राइट टू वोट मिला था। यानी हमारे यहाँ आज़ादी आने से थोड़े सा दिन पहले विमेंस को राइट टू वोट मिला था इंग्लैंड में। उससे पहले तो उनको भी राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। तो वहाँ भी इस जो सेंट पॉल में जो मीटिंग हो रही थी, उसमें भी विमेंस को सिर्फ विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर सुनने की इजाज़त थी, ना कि कुछ बोलने की। तो कंजर्वेटिव्स फोर्स वर एबल टू स्प्रेस राइबल मूवमेंट इन 1848। तो इस तरह से किसी तरह से कंजर्वेटिव्स ने, जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग थे, उन्होंने राइबल जो यानी कि मिडिल क्लास के लोगों के मूवमेंट को किसी तरह से दबा लिया। जैसे अपने यहाँ 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको भी एक बार ही दबा लिया गया था बाय फोर्स, ठीक है। अब monarch were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by guaranteeing concession to the लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। अब जो थे मोनार्क ये बात समझ चुके थे कि अब ज़्यादा दिन तक वो अपना मोनार्क सिस्टम यहाँ नहीं चला सकते, उन्हें जो है अब थोड़ा थोड़ा ढील देनी पड़ेगी। रिवोल्यूशनरीज अगली बार और ज़्यादा पावर के साथ आएंगे। हेंस इन द ईयर ऑफ 1848 द एरिस्टोक्रेट्स मोनार्क्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंज दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो अब यहाँ के जो मोनार्क थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, इन्होंने भी अपने सिस्टम में कुछ चेंज करना स्टार्ट किया। जैसे सर्फडम थे, जो जैसे स्लम्स वगैरह होते थे, दास होते थे, जो स्लेव्स होते थे, उनको बाउंडेड लेबर को हटाना शुरू किया, एबोलिश किया इनको, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि धीरे धीरे उनकी सत्ता जाने वाली है, ठीक है। हैब्सबर्ग जो डोमिनेंस एम्पायर होता था रशिया में, द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी ऑफ हंगरीज इन 1867। जो आप कह सकते हो इसमें कि जो हब्सबर्ग एम्पायर था,
हब्सबर्ग एम्पायर मतलब पूरा का पूरा वो एम्पायर जिसमें हैब्सबर्ग का शासन होता था, उसने भी क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब थोड़ा सा फ्री करना शुरू कर दिया और अपनी पावर थोड़ी सी कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि लोग इस बार आए हैं रिवोल्ट करने, अगली बार और ज़्यादा पावर के साथ आएंगे और हम लोग इनसे जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया इसमें कि किस तरह से फ्रैंकफर्ट एक जगह थी और फ्रैंकफर्ट में जो लिबरल क्लास के लोग होते थे, लिबरल आप कह सकते हो, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन लोग होते थे, उन्होंने एक सभा करी, एक असेंबली करी। कहाँ पे करी? फ्रैंकफर्ट विलेज में और सॉरी फ्रैंकफर्ट सिटी में, और जगह सेंट पॉल चर्च में किया। ठीक है, जनरल नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज की और उस असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की बात कही गई। किसको? फेडरिक विलियम को। लेकिन फेडरिक विलियम ने उसे अपोज कर दिया, लोगों पे अत्याचार किए, उन्हें मारा गया, उन्हें बंधक बनाया गया। ठीक है, लेकिन कुल मिला के उन्होंने उस टाइम पीरियड में उस रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन वो समझ चुके थे कि आज के बाद आगे आने वाले टाइम में ये रिवोल्ट और ज़्यादा बड़ा होकर आएगा, तो धीरे धीरे मोनार्क्स ने अपनी कुछ आप कह सकते हो कि जो मतलब कुछ कमियां, अपनी सत्ता में कुछ कमी करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा सर्फडम वगैरह, बाउंडेड लेबर वगैरह को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं टॉपिक, वो हम करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। यानी कि किस तरह से जो पर्शिया आप पढ़ते आ रहे थे, पर्शिया से जर्मनी कैसे बना, इटली कैसे बना, ऑटोमन एम्पायर से इटली कैसे बना और ब्रिटेन कैसे बना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।